हेलो एवरीवन। वीडियो के इस सीरीज में मैं अलग अलग इंस्टीट्यूट जैसे दृष्टि आईएएस, आस्था आईएएस, परफेक्शन आईएएस, इम्तिहान, परम आईएएस और एडिटेरिया के टेस्ट सीरीज से साइंस और मैथ के क्वेश्चंस का डिटेल डिस्कशन करने जा रहा हूं। साइंस से 30 क्वेश्चन और मैथ से 10 क्वेश्चन आते हैं। साइंस और मैथ के बिना अच्छी तैयारी के बीपीएससी का हाई कट ऑफ पार करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए साइंस और मैथ पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए ताकि बीपीएससी के हाई कट ऑफ को पार किया जा सके। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि लेड न्यूक्लियाइड के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो ये सिंबल जो दिया गया है इसमें 82 एटॉमिक नंबर है और 208 मास नंबर है। तो हम जानते हैं मास नंबर इज इक्वल टू होता है, मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी एटॉमिक नंबर और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस जेड यानी 208 माइनस 82। तो 8 में से 2 जाएगा कितना 6 और ये हो जाएगा आपको 10 में से 8 गया 2 और ये बच जाएगा 126 आ रहा है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विलयन का पीएच मान 6 से 9 में बदल जाता है तो H प्लस आयन की सांद्रता होगी। तो पीएच यदि 6 दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, पीएच यदि 6 दिया हुआ है इसका मतलब है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस जो है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है 10 टू द पावर माइनस 6, 10 टू द पावर माइनस 6 से और ये 1 कह दीजिए इसको। तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 2 इसको कह दीजिए, ये हो जाता है 10 टू द पावर माइनस 9 pH है, इसका मतलब 10 टू द पावर माइनस 9 होगा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, क्योंकि pH इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन, ये होता है। तो इसके बेसिस पे हम देखते हैं यदि pH 6 है तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 6 है और यदि pH 9 है तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो है 10 टू द पावर माइनस 9 है। तो अब ये देखिए सेकेंड वाला जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है वो कितना टाइम्स है, डिवाइड कर दीजिए इसमें 10 टू द पावर माइनस 9 में 10 टू द पावर माइनस 6 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3। इसका मतलब यह है कि 1/1000 1/1000 है। इसका मतलब है कि जो बाद का जो कंसंट्रेशन है वो 1/1000 हो गया है, 1000 टाइम्स यानी घट गया है, कम हो गया है। तो इसमें से 1000 गुना घटेगी, राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। यदि pH 6 से 9 हो जाता है तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 6 से 10 टू द पावर माइनस 9 हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा 1000 टाइम्स यानी 1000 गुना जो है वो कम हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशेष क्षेत्र में कृत्रिम वर्षा करने के लिए किए गए क्लाउड सीडिंग में निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए वर्षा होने के लिए वाटर वेपर का कंडेंसेशन होना जरूरी है। कंडेंसेशन होने के लिए एक हाइग्रो न्यूक्लियस के जैसा बिहेव करने वाला कोई सब्सटेंस होना चाहिए, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के जैसा। तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस या तो डस्ट पार्टिकल धूल कण हो या फिर सिल्वर आयोडाइड हो या पोटेशियम आयोडाइड हो या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको ड्राई आइस भी कहा जाता है, ये तीनों हो तो ये क्या करेगा, ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस यानी आर्द्रता ग्राही नाभिक के जैसा ये बिहेव करेगा। चारों तरफ से वाटर वेपर इसके चारों तरफ जमा होकर के कंडेंसेशन उनका हो जाएगा, संघनन उनका हो जाएगा और जो वाटर वेपर है कंडेंसेशन के बाद में वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और वर्षा के रूप में नीचे गिर जाएगा। तो इसमें से ए भी है, सी भी है और डी भी है, तो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गामा किरण का नामकरण किसने किया था। तो गामा किरण की खोज की यदि हम बात करें तो पॉल विलार्ड ने किया था, लेकिन गामा किरण का नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी। गामा किरण का जो पेनिट्रेटिंग पावर है सबसे हाई होता है। पेनिट्रेटिंग पावर हाई क्यों होता है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, या यूँ कहें कि पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है
उसमें देखें तो सबसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी गामा रेज की होती है। जब फ्रीक्वेंसी गामा रेज की सबसे हाईएस्ट होती है तो वेवलेंथ जो होगा सबसे लोवेस्ट होगा। और हम जानते हैं एनर्जी इज इक्वल टू होता है एच न्यू, यानी एच प्लांक कांस्टेंट और न्यू है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी तो पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रतिरोधक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पे प्रतिरोध का क्या होगा। तो हम जानते हैं R इज इक्वल टू होता है रो L बाई ए। तो ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि बढ़ता है किसी वायर का, यानी वायर यदि मोटा होते चला जाता है तो रेसिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। तो घटता है, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, घटेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने से रेसिस्टेंस का वैल्यू घटेगा, राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, ये सही है। ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है, ये भी सही है। जी का मान पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है, ये भी सही है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान बढ़ता है, नहीं घटता है। देखिए, जैसे ये मान लीजिए अर्थ है और हम जानते हैं स्मॉल जी के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है GM बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, 6.67 इंटू 10⁻11 होता है उसका वैल्यू। M जो है अर्थ का मास है, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान है, और R जो है रेडियस है, अर्थ का रेडियस है, यानी त्रिज्या है पृथ्वी का। तो हम देख रहे हैं कि त्रिज्या पे जी का वैल्यू जो है त्रिज्या पे डिपेंड कर रहा है। तो अब देखिए, अर्थ जो है कम्प्लीटली स्फीयर तो है नहीं, पूर्णतः गोला नहीं है, ये चपटी है। कहाँ पे, ध्रुवों पे चपटी है, यानी ध्रुवों पे जो है आर का वैल्यू, रेडियस का वैल्यू कम है। तो जहाँ पे रेडियस का वैल्यू कम होगा, यानी पोल पे रेडियस का वैल्यू कम होता है, तो वहाँ पे जी का मान ज़्यादा होगा, क्योंकि GM बाई आर स्क्वायर है। आर कम है तो जी ज़्यादा, आर ज़्यादा है तो जी कम। तो जी का मान जो है वो त्रिज्या पर तो निर्भर करता ही है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि GM बाई आर स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। ध्रुवों पर अर्थ के चपटे होने के कारण आर का वैल्यू कम होता है, इस कारण से ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है, ये भी सही है। और इक्वेटर पे देख लीजिए, इक्वेटर पे आर का वैल्यू ज़्यादा होगा ध्रुवों के रेस्पेक्ट में। पोल के कंपैरिजन में इक्वेटर पे रेडियस का वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होगा, यानी मिनिमम होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान बढ़ता है। देखिए, जब घूर्णन गति बढ़ेगा इसका, तो एक तो उसके सेंटर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, यानी अभिकेंद्र बल लगता है, और सेंटर के बाहर जो है अपकेंद्र बल लगता है। उस अपकेंद्र बल का वैल्यू कितना होता है, M ओमेगा स्क्वायर R होता है। अब सेंटर की ओर जो फोर्स लग रहा है उसमें से तो ये तो घट जाएगा ना, नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स जो हो जाएगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स और माइनस M ओमेगा स्क्वायर R। तो ओमेगा जैसे बढ़ेगा बाहर की ओर लगने वाला बल का वैल्यू भी बढ़ेगा, और चूंकि बाहर लगने वाला फोर्स जो है वो कम होगा, तो नेट फोर्स जो सेंटर की ओर लग रहा है वो कम होते चला जाएगा। बाहर लगने वाला ओमेगा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी बाहर की ओर लगने वाला फोर्स जो है वो बढ़ेगा। बढ़ने की वजह से क्या होगा, नेट फोर्स, यदि एक्सेलरेशन जी की मैं बात करूं तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F माइनस M ओमेगा स्क्वायर R बाई मास हो जाएगा। नेट फोर्स, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स बाई मास होता है। तो F जो है यहाँ पे F माइनस M ओमेगा स्क्वायर R, ओमेगा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा इसका वैल्यू बढ़ेगा, तो नेट फोर्स घटेगा, नेट फोर्स घटने से जी का वैल्यू भी घटेगा। मतलब अर्थ का रोटेशनल स्पीड यदि इंक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी का वैल्यू कम होगा, बढ़ेगा नहीं। तो ये गलत है, डी वाला। कौन सा कथन असत्य है, तो डी वाला असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सियस पैमाने में 176 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान होगा। तो हम जानते हैं कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस को रिलेट करने वाला जो फार्मूला होता है वो होता है F माइनस 32/9 इज इक्वल टू C/5। तो F के जगह पर जो ही आप रखेंगे कितना, 176 176 माइनस 32/9 इज इक्वल टू C/5। तो 6 में से 2 गया 8, 7 में से 3 गया 4, और 148/9 इज इक्वल टू C/5। तो 9 से 9 एक कम 9, 5
सॉरी 6 में से 2 जाएगा जो वो 4 होगा, 4 होगा यहाँ पे। तो 9 से जब काटेंगे तो 9 एकम 9, 16 9 44, 144। तो ये हो गया 16 इधर आ गया, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो C इज इक्वल टू 16 पचे 80 हो जाएगा। तो 80 डिग्री सेल्सियस कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सी ऑप्शन आ रहा है। मतलब 176 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में हम बदलेंगे तो 80 डिग्री सेल्सियस आएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी में क्या मापा जाता है? तो विद्युत चालकता जो है ये किस, विद्युत चालकता को किस में मापा जाता है? विद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो जाएगा 1/ओम मीटर में इसको मापा जाता है। उष्मा जूल में। चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला कह दीजिए, टेस्ला में मापा जाएगा। और विद्युत प्रेरकत्व यानी इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस को हेनरी में मापा जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टीन ने किसे आधुनिक विज्ञान का जनक कहा है? तो आइंस्टीन ने गैलीलियो को आधुनिक विज्ञान का जनक कहा है। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। आप लोग स्टोरी जानते होंगे गैलीलियो का। जब से सिविलाइजेशन की, ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई, मतलब ह्यूमन जो है व्यवस्थित तरीक़ा से एक जगह बस करके रहना शुरू किया, तब से वो सोचने लगा कि आग के गोला जैसा चीज़ एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में निकलता है और चलते चलते फिर दूसरी डायरेक्शन में जा कर के डूब जाता है। यानी जिसको पूरब कहा गया, निकलने वाले दिशा को, पूरब से निकलता है, पश्चिम में जा कर के डूब जाता है, फिर नीचे से होते हुए आता है, फिर उसी टाइम में पूरब निकल जाता है, पूरब से निकलता है। तो लोगों ने सोचा कि अर्थ जो है रेस्ट में है और सूर्य इसके चारों तरफ, जो आग का गोला जैसा दिख रहा है उसको सूर्य कहा गया, सूर्य जो है अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। कोपरनिकस ने कहा कि नहीं, अर्थ जो है वो रेस्ट में है, अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, रिवॉल्व कर रही है, सन जो है वो रेस्ट में है। कोपरनिकस को चुप करा दिया गया। उस समय पूरे सोसाइटी पे चर्च का जो है राज चलता था। कोपरनिकस से कहा गया कि ये गलत बात है, हमारे धार्मिक मान्यताओं को आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप अपना स्टेटमेंट वापस लीजिए और चुप रहिए। कोपरनिकस चुप हो गए। उसके बाद गैलीलियो आए। गैलीलियो जो है टेलीस्कोप को डिस्कवर किए। उसके बाद में काफ़ी परीक्षण किए, सूक्ष्मता से परीक्षण किए और उन्होंने पाया कि कोपरनिकस जो कहे थे कि सन जो है रेस्ट में है, अर्थ उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, ये बात सही है। तो गैलीलियो से भी वहीं चर्च के द्वारा दबाव डाला गया कि आप अपना स्टेटमेंट वापस लीजिए और माफ़ी मांगिए पूरी दुनिया से कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है। गैलीलियो ने कहा कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ सही है, मैं कोई माफ़ी नहीं मांगने वाला हूँ, कोई अपना स्टेटमेंट वापस नहीं लेने वाला हूँ। तो वो नहीं ऐसा किए। तो उसके बाद में उनको जो है जेल में डाल दिया गया, सज़ा दे दी गई उनको। जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, खराब रहने लगा, उसके बाद में जेल से निकाल करके उनको हाउस अरेस्ट में रख दिया गया, यानी उन्हीं के घर में नज़रबंद रख दिया गया। और उसी नज़रबंदी में वृद्ध गैलीलियो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। हालांकि उन्होंने बात सही कही थी। आज हम लोग सब जानते हैं कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई थी। आप लोग न्यूज़पेपर यदि पढ़ते होंगे तो 2015 के आई थिंक नवंबर दिसंबर में ये निकला हुआ था, अखबारों में आया हुआ था कि वेटिकन सिटी का जो चर्च जो है वो पूरी दुनिया से माफ़ी मांगा कि जो चर्च ने जो गैलीलियो के साथ किया था, यानी हमने जो गैलीलियो के साथ किया था वो गलत था, हम पूरी दुनिया से इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। तो गैलीलियो इतने महान इंसान रहे और उन्हीं के बारे में आइंस्टीन ने उनको आधुनिक विज्ञान का जनक कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो पोटेंशियल डिफरेंस को मापने वाला जो है, यानी वोल्टेज को मापने वाला जो है वो वोल्टमीटर है। एमीटर से इलेक्ट्रिक करंट मापा जाता है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मल्डिहाइड में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, यदि जैसे कार्बन का ही हम एग्जांपल लें, कार्बन और कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड बना हुआ है तो यहाँ पर पाई बॉन्ड कितना होगा? 0 होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा। और कार्बन एंड कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड बना हुआ है तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा। वहीं यदि ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है कार्बन एंड कार्बन के बीच में तो यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा यहाँ पे। अब यदि हम फॉर्मल्डिहाइड की बात करें, फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होगा? C डबल बॉन्ड O H और H।
तो सी और एच के बीच में जो बॉन्ड बना है इसमें सिग्मा बॉन्ड, इस सी और एच के बीच में बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है इसमें से एक पाई बॉन्ड हो गया और एक सिग्मा बॉन्ड। तो कितने पाई बॉन्ड हो गए, एक सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 3। तो सी इसमें से सही होगा, सिग्मा बॉन्ड जो हो गया वो 3, पाई बॉन्ड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मिश्रण में हाथ से चुनने की विधि का उपयोग किया जाता है। तो ठोस में ठोस के मिश्रण से हैंड पिकिंग मेथड का यूज किया जाता है, हाथ से चुन करके निकाल सकते हैं। जैसे चावल में कंकड़ पत्थर मिला हुआ है तो हम चुन के निकाल सकते हैं, चावल में दाल मिला हुआ है तो उसको चुन करके निकाल सकते हैं। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा संवाहक नहीं है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है। तो यदि कंडक्टिविटी की बात करें यानी थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, उससे कम एल्युमिनियम का, उससे कम ब्रास यानी पीतल का होता है, और उससे कम स्टील का होता है। स्टील का यानी पीतल, उससे कम स्टील का होगा, उससे कम जो होगा वो कांस्य का होता है, और सबसे कम जो होगा वो बिस्मथ का होगा। इन चारों ऑप्शन में से पीतल की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा, उससे कम स्टील, उससे कम कांस्य यानी ब्रोंज का, और उससे कम बिस्मथ का। सबसे कम जो है हीट कंडक्टिविटी का है, थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो बिस्मथ का है। राइट ऑप्शन डी होगा, यानी बिस्मथ जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलास्टिक कोलिजन के दौरान गैस की कुल गतिज ऊर्जा के साथ क्या होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है। देखिए इलास्टिक कोलिजन, ये कोई भी कोलिजन हो तो एक चीज़ तो कंजर्व रहता ही है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी रेखीय संवेग जो है संरक्षित रहता है। लेकिन अब देखिए कोलिजन दो टाइप का होता है, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, तो इन इलास्टिक कोलिजन है तो उसमें लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग तो संरक्षित रहेगा, यानी लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा कंजर्व नहीं रहती है। लेकिन यदि इलास्टिक कोलिजन है तो उसमें लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग कंजर्व रहता है, साथ ही काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है, यानी कंजर्व रहता है। तो यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन हो रहा है वो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, इस कारण से इसकी गतिज ऊर्जा जो है वो कंजर्व रहेगी। तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी नहीं, घटेगी भी नहीं, गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एंटीपायरेटिक्स है। एंटीपायरेटिक्स वैसी दवाइयाँ होती है जिनसे बुखार कम होता है और शरीर में यदि दर्द हो रहा है तो दर्द कम होता है। तो इस कैटेगरी में एस्प्रिन आती है, पायरोमिडीन आती है, क्रोसिन भी आती है। तो ये तीनों आते हैं। सल्फानिमाइड जो है एक सल्फा ड्रग है, ये नहीं आता है। तो कौन एंटीपायरेटिक्स है, तो तीनों एंटीपायरेटिक्स है ए, बी और सी में। तो सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यह प्रकृति में धन आवेशित होता है, यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये बिल्कुल सही है। इसमें शून्य आवेश होता है, शून्य आवेश कहाँ से, आवेश ही इस पे होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है आवेश। तो ये गलत हो गया। कौन सा कथन सत्य है, तो ए वाला सत्य है, बी सत्य नहीं है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, ये सही है, तो बी सही है। इनमें 1 इकाई धन आवेश, हाँ 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और 1 यूनिट चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को 1 यूनिट चार्ज कहते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। सो इसमें से ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोज मेटल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व होते हैं। तो देखिए रोज मेटल या रोज एलॉयज कहिए या मिश्र धातु कहिए, ये कम मेल्टिंग पॉइंट यानी कम गलनांक वाली एक फ्यूजिबल मिश्र धातु है, यानी फ्यूजिबल एलॉयज है। और ये रोज मेटल कहिए या रोज एलॉय कहिए, फ्यूजिबल इसलिए है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, कम ही टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाता है। और इसमें तीन एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन सा, बिस्मथ जो होता है वो 50% पाया जाता है, लेड जो है वो 25 से 28% यानी 25 to 28% पाया जाता है, और टीन जो है 22 to 25% पाया जाता है। तो इसमें हो गया बिस्मथ, लेड एंड टीन, बिस्मथ, लेड एंड टीन, बिस्मथ, लेड एंड टीन। तो ये तीनों पाया जाता है। बिस्मथ जो है 50%, लेड जो है ये 25 to 28%, और टीन जो है ये पाया जाता है 22 to 25%। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु कर्म संक्रियाओं का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले जो धातु होती है उसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है, एक्सट्रैक्शन, उसके बाद कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है उसमें जो अशुद्धियाँ है, गैंग जो है उसको हटाना। उसके बाद में उसकी रोस्टिंग होती है, रोस्टिंग का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको गर्म किया जाता है, रोस्टिंग के बाद में कैल्सिनेशन होता है। कैल्सिनेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के अब्सेंस में गर्म किया जाता है, यानी ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, कैल्सिनेशन होता है। कैल्सिनेशन के बाद में जब मेटल निकल गया तो उसमें अभी इम्प्यूरिटी बची हुई, यानी अशुद्धियाँ बची हुई है, तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है, उसको मेल्ट करके एक इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है और उससे शुद्ध धातु यानी प्योर मेटल प्राप्त होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के। तो ये सही क्रम है, इसमें राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा असत्य फल नहीं है? तो यदि हम देखें तो इसमें काजू जो है असत्य फल है, सेब भी असत्य फल है, लौकी भी असत्य फल है, लेकिन आम एक सत्य फल है, ट्रू फ्रूट है। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दालचीनी मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो दालचीनी जो है वो जीनस सिनोमम प्रजाति के पेड़ों की आंतरिक छाल से प्राप्त होता है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज एक है, तो प्याज एक संशोधित तना है। टेक्निकली देखा जाए तो टेक्निकली प्याज एक जड़ नहीं है, यह एक ट्यूनिकेटेड बल्ब है, एक प्रकार का मॉडिफाइड स्टेम यानी संशोधित तना, जहां मांसल पत्तियां भोजन का भंडारण करती है और जरूरत पड़ने पर अन्य भागों में स्थानांतरित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों और हड्डियों के निर्माण में प्रभावी विटामिन कौन सा है? तो वो विटामिन डी है, इसका केमिकल नाम कैल्सीफिरोल है। कैल्सीफिरोल के बारे में D1 D2 वगैरह के बारे में बीपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो इसका नाम है, केमिकल नाम कैल्सीफिरोल, और यह एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी वसा में घुलनशील होता है, वाटर में घुलनशील नहीं होता है, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अकशेरुकी जंतु में उत्सर्जन तंत्र के रूप में नाल प्रणाली यानी कैनाल सिस्टम होता है? तो वो है स्पंज में कैनाल सिस्टम होता है उत्सर्जन तंत्र के रूप में, राइट ऑप्शन ए होगा। हाइड्रा में किस तरीका का होता है? हाइड्रा में जो होता है वो होता है हाइपोएस्टोमल ओपनिंग होता है, और कीट यानी इंसेक्ट्स में जो होता है वो होता है मल्फिगियन नलिकाएं जो होती है वो होती है मल्फिगियन नलिकाएं, कीट यानी इंसेक्ट्स में। एनेलिड्स जैसे केंचुआ हो गया, जोक हो गया, इसमें नेफ्रीडिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया का रासायनिक सूत्र है, तो यूरिया में 2 एमाइड ग्रुप होता है, यूरिया का जो C+O इधर एक NH2 एमाइड ग्रुप इधर जुड़ गया और इधर एक NH2 यानी एमाइड ग्रुप जुड़ गया, तो ये 2 एमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है और C+O है, तो इसका केमिकल जो फार्मूला हो जाएगा CH4, एक C है, हाइड्रोजन 4 है, CH4, नाइट्रोजन कितना है? 2 नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 1 है, तो CH4N2O, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कीटनाशक है? तो सेरेशन एक कीटनाशक है, वारफारिन भी एक कीटनाशक है यानी पेस्टिसाइड है, एग्रोसान भी एक कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड है, लेकिन बूटाक्लोर जो है ये खरपतवारनाशी है, हर्बिसाइड है यानी शाकनाशी है, तो कीटनाशक जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा इसमें से, राइट ऑप्शन ई होगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रकृति में जूनोटिक यानी पशु से फैलने वाला रोग है? जूनोटिक रोग उसको कहा जाता है जो पशुओं से मनुष्य में आता है, तो एंथ्रेक्स भी है, क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस भी है, ब्रूलेसोसिस भी है। रिंडर पेस्ट जो है ये इसका संक्रमण ह्यूमन में नहीं आया था, जूनोटिक मतलब एनिमल से ह्यूमन में नहीं आया था, अफ्रीका में इसकी महामारी फैली थी, बहुत सारे एनिमल्स मरे थे, मतलब इससे जो है डायरेक्टली ह्यूमन संक्रमित नहीं हुआ था, तो ये तो नहीं होगा, लेकिन 3 जो है ये है जूनोटिक डिजीजेज हैं, सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यतः निम्न में से किसकी कमी से क्वाशियोरकर होता है? तो मुख्यतः जो होता है प्रोटीन की कमी से होता है, ऐसे और भी मिनरल्स एंड विटामिन की कमी से होता है, लेकिन मुख्यतः जो प्रोटीन की कमी से होता है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्लासिकल कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, यानी क्लासिकल सेल थ्योरी स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पसलियों के कौन से जोड़े को प्लावी पसली यानी फ्लोटिंग रिब्स के रूप में जाना जाता है? तो वो है 11वीं और 12वीं पसली, राइट ऑप्शन ए है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, केराटोप्लास्टी शब्द का अर्थ है। तो केराटोप्लास्टी शब्द का मतलब होता है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन। सो राइट ऑप्शन इसमें से हो जाएगा आँखों में कॉर्निया का प्रत्यारोपण, राइट ऑप्शन बी है। तो ये रहा साइंस के 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन। अब मैथ के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 218 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यह 282 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म कितने समय में पार कर लेगी? तो समय जो लगेगा उसको हम लिख सकते हैं टोटल लेंथ, मतलब प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों को मिलाकर के टोटल लेंथ 218 प्लस 282 बाई रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड, प्लेटफॉर्म तो चल नहीं रहा, ट्रेन चल रही होती तो उसका स्पीड हम कंसिडर करते, प्लेटफॉर्म रेस्ट में है और ट्रेन चल रही है तो ट्रेन का ही स्पीड लेंगे। रिलेटिव स्पीड यहाँ पे हम लेते हैं तो 60 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। यहाँ से ऊपर जोड़ दीजिए, 8 2 10, 0 हासिल 1, 8 1 9 1 10 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 500 डिवाइडेड बाई 18 ऊपर चला जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 60 गुने 5, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से 18 कट गया 3 बार में, 5 से 50 कट गया 10 बार में, तो 10 या 30। कौन सा ऑप्शन होगा? राइट ऑप्शन ए होगा, 30 सेकंड लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 अंकों की संख्या 9 0 4 5 7 4 1 6 XY 9 से विभाज्य है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। एक इक्वेशन दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और एक कंडीशन दिया हुआ है कि ये जो संख्या है वो 9 से डिविजिबल है। तो 5x प्लस 3y का मान हमें निकालना है। देखिए ये जो संख्या है यानी ये नंबर जो है यदि 9 से डिविजिबल है यानी 9 से विभाजित है तो इनके अंकों का जो जोड़ होगा वो भी 9 से डिविजिबल होगा। तो अंकों को जोड़िए, 9 + 0 + 4 + 5 + 7 + 4 + 1 + 6 + x + y, तो ये आता है x + y + 36। अब देखिए 36 जो है वो तो ऑलरेडी 9 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब हुआ कि इसको 9 से डिविजिबल यानी विभाजित होने के लिए x + y को 9 से विभाजित होना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि x + y जो है वो निश्चित रूप से 9 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब है कि x + y = 9 होगा। तो x + y = 9 दूसरा इक्वेशन। पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है? x - y = 3 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो x + y = 9, x - y = 3, दोनों को ऐड कर दीजिए, 2x = 12 आएगा, x = 6 आ जाएगा। तो जब x = 6 आएगा तो y = 3 आ जाएगा। तो हमें निकालना है 5x + 3y का वैल्यू, इसमें पुट कर दीजिए x एंड y, 5 × 6 + 3 × 3, तो ये हो जाएगा 5 6 × 30 और 3 3 9, 30 9 39, 39 राइट ऑप्शन इसमें से जो हो जाएगा वो देख लीजिए, आंसर जो होगा वो 39 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश को अपना कंप्यूटर 17,000 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है। यदि वह इसे 20,448 रुपये में बेचता है तो उसकी हानि या लाभ प्रतिशत कितना है? मतलब ये रहा कि उसका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य जो है 17,000 रुपया है और उस पर हानि हो रही है 15%। तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है 17,000 रुपया, लॉस परसेंट यानी प्रतिशत हानि 15% दिया गया है। तो हम जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस लॉस परसेंट यानी हानि प्रतिशत, यानी विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। तो 1700 गुणे 100/100 माइनस 15, 1700 गुणे 100/100 में से 15 गया 85। तो यदि 17 से 85 जो है 5 बार में कटेगा और 100 जो है 5 से 20 बार में कटेगा। यहाँ 3 0 ऑलरेडी बचा हुआ है तो 20 पे 3 0 बैठा देते हैं, तो 20,000 रुपया हो गया। क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य हो गया। अब यदि वो 20,448 में यदि बेचता है, वो 20,448 में यदि बेचता है तो उसका परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा? तो प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस यानी प्रॉफिट यानी लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 20,448 माइनस 20,000 बाई 20,000 गुणे 100। तो 20,448 में से 20,000 घटेगा 448 आएगा बाई 20,000 गुणे 100, 2 0 से 2 0 यहाँ कट गया।
अब यहाँ पे 2 से जो कट जाएगा 448 224 बार में कटेगा, नीचे 100 बचा हुआ है, 2 जीरो बचा हुआ है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल बैठा देंगे, यानी 224 में 2 डिजिट के बाद डेसिमल बैठाएंगे तो आ जाएगा 2.24% प्रॉफिट होगा। यही आंसर होगा 2.24%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? तो हम मान लेते हैं प्रेजेंट एज, ए का जो प्रेजेंट एज मतलब वर्तमान आयु जो है ए का, वो मान लेते हैं 5x, क्योंकि 5:6 अनुपात दिया हुआ है, और बी का जो है 6x मान लेते हैं। तो 8 साल पहले ए की उम्र कितनी होगी? 5 - 8, 5x - 8 यानी 5x - 8, और बी की उम्र कितनी होगी? 8 साल घट जाएगा उसमें से, तो 6x - 8 हो जाएगी, यानी 6x - 8। ये 8 साल पहले की बात है, और वो रेशियो 4/5 दिया हुआ है, तो मतलब 5x - 8 / 6x - 8 = 4/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दीजिए। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि हम करते हैं 5 से 5x में, तो 25x - 5 = 40 = 4 × 6 = 24, x - 4 = 32। अब 24 को इधर ले करके आ जाइए, तो 25x - 24x x हो जाएगा, ये 40 उधर जाएगा, तो 40 प्लस में हो जाएगा, तो 40 - 32 8 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 8 आ गया। अब 8 साल के बाद उम्र कितनी हो जाएगी? 5x + 8 हो जाएगी a की, और b की उम्र कितनी हो जाएगी? 6x + 8। इसी का रेशियो निकालना है। तो 5x + 8 / 6x + 8, x का वैल्यू रख दीजिए 8, तो 5/40, 8 48 ऊपर में आएगा। अब 6/48 अब +8 यानी 56 नीचे आएगा, 48 और 56 नीचे आएगा, 8 से काट दीजिए, 6 बार में 48 कटेगा और 7 बार में 56 कटेगा, तो 6/7 यानी 6:7 उसका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी और डी के बीच 13,725 रुपये की राशि को इस तरह विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 3:4, बी और सी का 8:5, सी और डी का 7:10 है, तो सी का हिस्सा कितना है? दिया हुआ है ए और बी का अनुपात 3:4, बी और सी का जो 8:5 है, सी और डी का 7:10 है, तो इन दोनों को पहले कंसीडर कीजिए आप, बी और सी और डी का अनुपात। तो बी और सी का अनुपात जो है 8:5 है, और सी और डी का 7:10 है, तो सी को इक्वल बनाना है हमें, सी को इक्वल बनाना है। सी यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो ऊपर 7 से और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर वाले में 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड भी करना पड़ेगा, 7/7 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले में 5/5 से, तो ऊपर का अनुपात जो हो गया 8 × 7 = 56 / 7 × 5 = 35 हो गया, नीचे वाले का हो गया 7 × 5 = 35, अनुपात 50 हो गया, सी इक्वल हो गया। ठीक है, अब ए अनुपात बी और बी अनुपात सी ले लीजिए। तो ए अनुपात बी 3:4 दिया है, बी अनुपात सी जो है 8:5 दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे बी को इक्वल करना है। तो बी को यहाँ 4 है और यहाँ 8 है, तो नीचे ऊपर वाले में क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/2 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया, तो ऊपर हो गया 6/8 यानी 6:8, और नीचे हो गया कितना? नीचे तो वहीं रहेगा 8:5 ही रहा। अब चूँकि पीछे जो आया हुआ है वो 35 के आसपास में आया हुआ है, 35 आया हुआ है सी का, तो 35 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? नीचे वाले में 7/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 × 7 = 56 और 7 × 5 = 35, 56:35 हो गया। तो ऊपर भी हम क्या करते हैं? 7 से कर देते हैं, तो 7 × 6 = 42 और 8 × 7 = 56, यानी ए अनुपात बी को हमने बदल करके कर दिया 42:56 में, बी और सी को बदल करके कर दिया 56:35 में। तो अब यदि हम देखें इन सब को, तो यहाँ से देखिए अब बदल करके क्या हो चुका है, ए अनुपात बी जो है 42:56 में बदल गया है, बी अनुपात सी जो है 56:35 में, और सी अनुपात डी जो ऊपर में हम बदल करके रखे हैं 35:50 में बदल चुका है। ये क्लियरली बता रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी और सी अनुपात डी का बता रहा है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ए का वैल्यू जो है 42 है, बी का 56, सी का 35 और डी का 50 है। तो ये अनुपात जो आएगा, रेशियो जो आएगा 42:56:35:50, यानी 42:56:35:50 आएगा ये। तो यहाँ से यदि हमें सी का वैल्यू निकालना है तो सी का रेशियो कितना है? 35 है।
तो शेयर ऑफ सी हमें निकालना है, तो सी वाला 35 ले लेंगे, सी डिवाइडेड बाई टोटल ए प्लस बी प्लस सी इंटू टोटल करेंगे हम। तो यहाँ से सी का पर 35 बटा टोटल सम कर दीजिए, ये वाला सब 42 प्लस 56 प्लस 35 प्लस 50 इंटू जो क्वेश्चन में दिया गया है 13,725 टोटल, इसी को बांटना है 4 भागों में। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 183 से 13,725 75 बार में कटेगा, 75 और 35 को आप गुना कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2625 रुपया आएगा। सी का हिस्सा जो आएगा 2625 रुपया आएगा, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू 175, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा। देखिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 175 दिया हुआ है। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7 दिया हुआ, हम क्या करते हैं इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो हम जानते हैं प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 49। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं किसका वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू निकाल दिया 49 माइनस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca आ गया, इसको यहीं रखते हैं या यूँ कह दीजिए इक्वेशन 1 कह दीजिए इसको। अब एक और फार्मूला हम जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फार्मूला होता है। अब इसी का वैल्यू हमें निकालना है, तो यहाँ से हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है ये यहाँ पे देखिए 175, तो 175 रख दिया, ए प्लस बी प्लस सी 7 दिया हुआ यहाँ रख दिया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू ये हमने यहाँ पुट कर दिया 49 माइनस 2ab 2bc और 2ca को जोड़ करके घटा दिया हमने, और ये माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए तो दिया ही हुआ है। तो अब देखिए 7 से ये 175 जब 25 बार में कटा, 25 बार हमने कर दिया, 49 से सही रहने दिया। अब यहाँ देखिए माइनस 2ab है, यहाँ माइनस ए बी है, माइनस 3ab हो जाएगा। उसी तरीके से माइनस 2bc है, माइनस bc है, माइनस 3bc, माइनस 2ca है, माइनस ca है, तो माइनस 3ca। तो 49 माइनस इन सब में से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ab प्लस bc प्लस ca हो जाएगा। 49 को इधर भेज दीजिए तो 25 माइनस 49 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई में बचेगा तो डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। तो मतलब माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का जब वैल्यू आएगा वो आएगा 25 माइनस 49/3। तो 25 माइनस 49 मतलब 49 में से 25 को घटा दीजिए 24 आएगा, माइनस 24/3 है तो 3 माइनस 8 आ जाएगा, इधर है माइनस इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 8। 3 बटे 24 8 बार में कट करके 8 हुआ, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 56 मीटर 90 मीटर और 106 मीटर हैं। उस खेत को रुपया 6.8 प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत कितनी होगी। तो यहाँ देखिए, या तो हीरोन्स फार्मूला आप अप्लाई कीजिए और इसका ट्रायंगल इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, और वो है एक लंबा प्रोसेस होगा, या फिर जांच कर लीजिए कहीं एक राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। तो 56 का स्क्वायर आप कीजिएगा, 56 का स्क्वायर तो ये आएगा आपको 3136। 90 का स्क्वायर कीजिएगा तो 8100 आएगा, 8100 इसको जोड़ दीजिएगा तो ये आएगा आपको 11236, और फिर 106 का जो स्क्वायर कीजिएगा ये भी आता है 11236। इसका मतलब है 56 स्क्वायर प्लस 90 स्क्वायर इज इक्वल टू 106 स्क्वायर है। मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल कर रहा है, मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हाफ एरिया निकालने के लिए हाफ बेस हो गया 56 बेस इंटू हाइट हो गया 90। इसमें से ये तो एरिया हो गया, उसमें 6.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस्ट निकल जाएगा। 6.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से 2 से ये 28 बार में कटेगा, तो 28, 90 और 6.8 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आता है 17,136 रुपया। तो इसमें से ए ऑप्शन सही होगा, 17,136 रुपया। ट्रिक ये था, इसमें ढूंढ निकालना था कि ये कौन सा ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है ये, समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 2x माइनस वाई का होल क्यूब के विस्तार में x स्क्वायर वाई का गुणांक कितना होगा। तो देखिए, हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
3a² प्लस 3ab²। उसी तरीक़े से a माइनस बी का होल क्यों होगा a³ माइनस b³ माइनस 3a² या प्लस 3ab²। इसी में पुट कर लीजिए 2x प्लस वाई का होल क्यूब निकालना है तो 2x का क्यूब कीजिएगा तो 8x³ आएगा प्लस b³ यानी y³ प्लस 3a² 3a² यानी 2x का स्क्वायर कीजिएगा तो 4x² हो जाएगा इंटू b यानी y रख दीजिए प्लस 3ab² तो 3a के जगह पर 2x और b के जगह पर y का स्क्वायर। अब बिल्कुल वैसा ही आएगा आपको a³ माइनस b³ इसमें 2x माइनस वाई के होल क्यूब में जो a³ माइनस b³ माइनस 3a² b अब प्लस 3ab² करेंगे तो इसमें जो आया है ये 8x³ प्लस y³ और 3 चौके 12x² y और 3 दूना 6xy²। तो इसी का साइन यहाँ पे हम कर देंगे, इसी के जैसा आएगा a³ यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस b³ माइनस 12x² y और प्लस 6xy² आ जाएगा। अब इसी को सब्ट्रैक्ट कर दिए, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएगा 8x³ से 8x³ y जुट जाएगा तो 2y हो जाएगा और ये प्लस है और ये माइनस है तो घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा तो इन्हें दोनों जुट जाएगा और ये घट करके कट जाएगा यहाँ पे तो बच जाएगा 12x² y और 12x² y 24x² y। तो ये जो बच गया 2y³ प्लस 24x² y तो x² y का जो कोफिशिएंट यहाँ पे आ रहा है 24 आ रहा है 24। तो राइट ऑप्शन उसमें से देख लीजिए आंसर जो होगा 24 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 और 343 के बीच अनुपातिक माध्य ज्ञात कीजिए। अनुपातिक माध्य, तो अनुपातिक माध्य का मतलब ये हुआ कि ये एक ज्योमेट्रिकल मीन होता है। ज्योमेट्रिकल मीन का मतलब जैसे मान लीजिए a अनुपात b और ये समानुपातिक अनुपात c अनुपात d है, b अनुपात c है तो यहाँ से a/b इज इक्वल टू b/c होता है यानी b² इज इक्वल टू ac होता है यानी b जो होता है वो होता है √AC। मतलब माध्य निकाल देते हैं, ज्योमेट्रिकल मीन निकाल देते हैं, मतलब 7 और 343 को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो अनुपातिक माध्य जो होगा वो हो जाएगा 7 गुने 343। तो 343 को 7 गुने 7 गुने 7 3 बार लिख सकते हैं, एक 7 और है 4 बार तो 7 तो स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा 7 × 7 यानी 49 हो जाएगा इसमें से। तो कौन सा होगा बी होगा, सॉरी डी होगा, 49 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 37 वर्ष और 47 वर्ष की आयु के 2 पुरुषों को 2 महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो 10 व्यक्तियों की एक समिति की औसत आयु 2 वर्ष तक बढ़ जाती है। इन दोनों महिलाओं की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि जो औसत आयु है 10 लोगों का जो औसत आयु है वो x वर्ष है, हम मान लेते हैं। तो टोटल इनकी उम्र का योग कितना हो जाएगा तो 10 × x वर्ष हो जाएगा टोटल। अब देखिए इसमें से 2 महिलाओं को 2 मतलब पुरुषों को रिप्लेस किया जाता है 2 महिलाओं के द्वारा। तो 37 माइनस 47 उम्र वालों को हटा करके और 2 महिलाओं को इसमें ऐड किया जाता है जिनका उम्र y है। तो अब इसका औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे, टोटल सम जो है उम्र का वो है 10x माइनस 37 माइनस 47 अब प्लस जो जुड़ रहे हैं उनका उम्र जोड़ दिया, 10 से डिवाइड करेंगे तो औसत निकलेगा। और ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नया औसत निकल रहा है वो पहले वाले से 2 बढ़ जाता है तो x + 2 हो जाता है यहाँ पे। तो अब 10x 37 और 47 को जोड़िएगा तो 84 आएगा प्लस y है और 10 उधर गुना में हो जाएगा तो 10x + 20 हो जाएगा इधर। तो 10x से 10x कट जाएगा तो इधर y 84 उधर जा कर के जुड़ जाएगा तो y इज इक्वल टू 20 + 84 यानी 104 हो गया। तो दोनों का जोड़ है ये, तो दोनों का जोड़ है तो एवरेज ऑफ 2 वुमेन कितना हो जाएगा, एवरेज ऑफ 2 वुमेन जो है वो हो जाएगा कितना 104। तो सम है उनके उम्र का जोग है और उसमें से 2 से भाग दे देंगे हम तो 52 आ जाएगा। तो 52 साल जो होगा उनका एवरेज उम्र हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा साइंस और मैथ के क्वेश्चन का डिस्कशन, साइंस के 30 क्वेश्चन और मैथ के 10 क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।